आइए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन यानी ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा क्योटो प्रोटोकॉल। आप देखते हैं कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए इस प्रोटोकॉल को बनाया गया था। क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो जापान में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था, जबकि इसे लागू किया गया था 16 फरवरी 2005 को। तो आपको ये दोनों डेट अच्छे से याद रखनी है। 11 दिसंबर 1997 को इसे अपनाया गया था, जबकि इसे लागू किया गया था 16 फरवरी 2005 को। साथ ही आपको याद रखना है, वर्तमान में इस प्रोटोकॉल में 192 पार्टियां शामिल है। दिसंबर 2012 में कनाडा इस प्रोटोकॉल से हट गया है। तो आपको यह भी याद रखना है, कनाडा इस प्रोटोकॉल से हटा था 2012 में। एक अन्य प्रोटोकॉल है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसके बारे में भी डिटेल से देखते हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ओजोन क्षरण को रोकने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से आंखों में कलर ब्लाइंडनेस की कमजोरी हो जाती है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। तो आपको याद रखना है, विटामिन ए की कमी से आंखों में कलर ब्लाइंडनेस की कमजोरी हो जाती है। और विटामिन ए की कमी से ही होता है रंगोदी रोग, और इसे बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया। विटामिन बी6 और विटामिन बी12 की कमी से होता है एनीमिया रोग, और इसमें होता है रुधिर की कमी। नेक्स्ट है विटामिन सी, और इससे होता है स्क्रबी रोग, इसमें मसूड़ों में सूजन आ जाता है। नेक्स्ट है विटामिन डी, और विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग, और इसे ही बोलते हैं रिकेटस रोग। नेक्स्ट है विटामिन ई, और विटामिन ई की कमी से होता है जनन शक्ति का कम होना। विटामिन के की कमी से होता है रुधिर का स्त्राव होना, और इसी में होता है ऐठन और हीमोफीलिया। विटामिन बी3 की कमी से होता है त्वचा पर दाद होना। विटामिन बी7 की कमी से होता है लकवा और शरीर में दर्द होना। विटामिन की कमी से होने वाले रोग के बारे में एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये सभी याद रखने हैं, आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। साथ ही आपको विटामिन से रिलेटेड और भी जानकारी याद रखनी है। आपको याद रखने हैं विटामिन और उनका रासायनिक नाम। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनोल। विटामिन बी1 का रासायनिक नाम है थाइमिन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी3 का रासायनिक नाम है निकोटिनेमाइड। विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है पाइरिडोक्सिन। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन बी11 का रासायनिक नाम है फोलिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कोर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल। विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। इन सभी विटामिन का आपको रासायनिक नाम याद रखना है, क्योंकि यह भी एग्जाम में पूछा जाता है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ट्रिटिकम इसिटिवम। तो आपको याद रखना है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम इसिटिवम। आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगिफेरा इंडिका। चावल का वैज्ञानिक नाम है ओरिजा स्टिवा, और ऑरेंज का वैज्ञानिक नाम है साइट्रस सिनेंसिस। गेलापागोस द्वीप समूह है किस वैज्ञानिक के अध्ययन या खोज से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स डार्विन। तो आपको याद रखना है, गेलापागोस द्वीप समूह है चार्ल्स डार्विन वैज्ञानिक के अध्ययन से संबंधित है। अब जानते हैं कि गेलापागोस द्वीप समूह क्या है। यह द्वीप चार्ल्स डार्विन द्वारा जैव विविधता के अध्ययन के लिए चुनी गई थी। इस द्वीप का चार्ल्स डार्विन ने 1835 में यहाँ का दौरा किया था। गेलापागोस की प्रजातियों के अवलोकन के बाद डार्विन के प्राकृतिक चयन द्वारा क्रम विकास के सिद्धांत के प्रतिपादन में योगदान दिया। गेलापागोस द्वीप समूह है प्रशांत महासागर में भूमध्य सागर के आसपास फैले ज्वालामुखी द्वीपों का एक द्वीप समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अयस्क। तो आपको याद रखना है, प्रकृति में धातु पाया जाता है अयस्क के रूप में। अब देखते हैं कि अयस्क क्या है। अयस्क वह खनिज है जिसमें सुविधा और लाभ के लिए धातु निकाली जाती है। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में जो अशुद्धियां होती है, उन अशुद्धियों को बोलते हैं गैंग। कोशिका की ऊर्जा इकाई क्या है? इसका सही आंसर होगा एटीपी। तो याद रखना है, कोशिका की ऊर्जा इकाई या एटीपी। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा भी कहते हैं। साथ ही याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होती है, और यहीं पर ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं कोशिका का शक्ति ग्रह। एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण के फलस्वरूप 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटोमोफिली पोलिनेशन यानी एंटोमोफिली परागण किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा कीटो द्वारा। तो आपको याद रखना है, एंटीमोफिली परागण होता है कीटो द्वारा। एनिमोफिली परागण होता है वायु द्वारा। चिरपिरोफिली परागण यह होता है चमगादड़ द्वारा। ओथिनोफिली परागण यह होता है पक्षियों द्वारा। हाइड्रोफिली परागण होता है जल द्वारा। मेलिकोफिली परागण होता है घोंगे द्वारा। प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो इसका सही आंसर होगा 0। तो याद रखना है, प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 0। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 1। ट्रिटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है 2। अब इसको अपन एग्जांपल से समझते हैं। यह है प्रोटियम, और इसका फॉर्मूला होता है H⁴ इसमें एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है प्रोटॉन, और एक होता है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम, और इसका फॉर्मूला होता है H⁴ इसमें इलेक्ट्रॉन होता है 1, प्रोटॉन भी होता है 1, और जबकि न्यूट्रॉन होता है 1। नेक्स्ट ट्रिटियम, और ये होता है H⁴ इसमें इलेक्ट्रॉन होता है 1, प्रोटॉन होता है 1, जबकि न्यूट्रॉन होता है 2। ये सभी हाइड्रोजन के समस्थानिक है, और इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में सबसे ज्यादा है? इसका सही आंसर होगा रूस। तो आपको याद रखना है प्राकृतिक गैस का भंडार सबसे ज्यादा है रूस में, जबकि दूसरे स्थान पर है ईरान। आप देखते हैं कि ऑयल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है? तो विश्व में प्रथम स्थान पर है यूएसए यानी अमेरिका, दूसरे स्थान पर है सऊदी अरब और तीसरे स्थान पर है रूस। अब देखते हैं तेल निर्यातक देशों में पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें फर्स्ट स्थान पर हो जाएगा सऊदी अरब, जबकि दूसरे स्थान पर हो जाएगा रूस और तीसरे स्थान पर है इराक। नेक्स्ट है लार्जेस्ट करंट ऑयल सप्लाइड टू इंडिया इन 2018-19, इसमें पहले स्थान पर है इराक, जबकि दूसरे स्थान पर है सऊदी अरब। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व, यह है वेनेजुला में, जबकि दूसरे स्थान पर है सऊदी अरब। एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो आपको 4 ऑप्शन मिले थे, उनमें से आपको बताना था नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास और जैव ईंधन, ये सब नवीकरण ऊर्जा के स्रोत। आप देखते हैं नवीकरण संसाधन, यह वे संसाधन है जिसके भंडारण में प्राकृतिक और पारिस्थितिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनर्स्थापन होता रहता है। एक्स्ट्रा अनवीकरण संसाधन, ये वे संसाधन होते हैं जिनके भंडारण में प्राकृतिक प्रक्रिया द्वारा पुनर्स्थापन नहीं होता। यह संसाधन मानवीय क्रियाओं द्वारा समाप्त हो जाते हैं तथा पुनर्निर्माण में करोड़ों वर्ष की अवधि लग जाती है। आप देखते हैं गैर नवीकरण ऊर्जा, इसमें आता है कोयला, पेट्रोलियम, इसमें आ जाएगा डीजल, केरोसिन और पेट्रोल। क्वेश्चन है कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा बिना बुझा हुआ चूना, जिसको बोलते हैं क्विकलाइन। तो आपको याद रखना है कैल्शियम ऑक्साइड का अन्य नाम है बिना बुझा हुआ चूना और इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। चूने का पानी का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे लिखते हैं CaOH2। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaSCO3। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है NaCl। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH। फिटकरी का रासायनिक सूत्र है KalSO4 होल ट्वाइस इंटू 12H2O। सुअगा का रासायनिक सूत्र है Na2B4O7 इंटू 10H2O, ये रासायनिक सूत्र है सुअगा का। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र है KOH। लाल दवा का रासायनिक सूत्र है MnO4। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaOCl2। सोडा का रासायनिक सूत्र है KNO3, ये सूत्र हो जाएगा सोडा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्टर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो एस्टर का रासायनिक सूत्र होता है RCOOR। अब देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का रासायनिक सूत्र, इसका रासायनिक सूत्र होता है RCOOH। नेक्स्ट है ईथर और ईथर का रासायनिक सूत्र होता है ROR। नेक्स्ट है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र होता है RCHO। नेक्स्ट है कीटोन और कीटोन का रासायनिक सूत्र होता है RCOR। नेक्स्ट है एल्कोहल और इसका रासायनिक सूत्र होता है ROH। तो आपको ये सभी रासायनिक सूत्र याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए तथा उन पर चमक के लिए विद्युत धारा द्वारा उन पर तांबे, निकल व क्रोमियम का लेपन किया जाता है। तो आपको बताना है कि उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा विद्युत लेपन। तो आपको याद रखना है विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विधि को बोलते हैं विद्युत लेपन, गैल्वेनिकरण, और इसे बोलते हैं यस्त्र लेपन। इसके बारे में जानते हैं। यह एक धातु कर्मी प्रक्रम है। इसमें लोहे की वस्तुओं पर जस्ते और जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इससे इन धातुओं पर क्षरण रुक जाता है। किडनी की किस इकाई द्वारा रक्त को छाना जाता है? इसका सही आंसर होगा नेफ्रॉन, और इसी को बोलते हैं वक्राणु। नेफ्रॉन किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। किडनी धमनी रक्त को बोमन संपुट के कोशिका गुच्छ में लेकर जाती है और रक्त को छाना जाता है। आप देखते हैं कि बोमन संपुट क्या होता है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक कप की आकृति की संरचना होती है और इसे ही बोलते हैं बोमन संपुट। माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो आपको याद रखना है माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में। इलेक्ट्रिक जनरेटर ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट लाउड स्पीकर यह विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल यह सौर ऊर्जा को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में। ट्यूबलाइट यह विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है प्रकाश ऊर्जा में। विद्युत मोटर यह विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा में। इन सभी उपकरण का काम आपको याद रखना है कि कौन सा उपकरण किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। गुब्बारों में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा हीलियम गैस। तो आपको याद रखना है गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस का नाम है हीलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू आकृतियों और उनको आकार देने वाली प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? इसका सही आंसर होगा भू आकृति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करते चलिए। साथ ही आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। पलके वॉश करने के लिए कौन सा अम्ल उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बोरिक एसिड। तो आपको याद रखना है पलके वॉश करने के लिए बोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है FAO की फुल फॉर्म क्या है? तो इसका सही आंसर होगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखना है FAO का फुल फॉर्म होता है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। साथ ही आपको याद रखना है फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है रोम में और रोम है इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा द्रव छोटी आंत में वसा को ले जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लसिका। साथ ही आपको याद रखना है लसिका में श्वेत रक्त कणिकाएं पाई जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय में कौन सा अम्ल होता है? इसका सही आंसर होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं HCl। वोल्टमीटर किसको मापने का उपकरण है? तो इसका सही आंसर होगा विभव और विभवांतर। तो आपको याद रखना है वोल्टमीटर मापता है विभव को, तो वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा की SI यूनिट क्या है? तो इसका सही आंसर होगा एम्पियर। तो याद रखना है विद्युत धारा की SI यूनिट है एम्पियर। ये सभी क्वेश्चन आपको एनटीपीसी में पूछे गए हैं, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं है, सभी क्वेश्चन रियल है और ये सभी एग्जाम में पूछे गए थे। फलों का स्वाद किस प्रकार के कारण मीठा होता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रक्टोज। तो याद रखना है फलों का स्वाद मीठा होता है फ्रक्टोज के कारण। कौन सा विद्युत उपकरण है विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से आपको बताना है कि कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के ताप प्रभाव के सिद्धांत पर काम नहीं करता। तो इसका सही आंसर होगा फैन, यानी ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा हेल्थ से संबंधित कौन सा संगठन कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा WHO, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतरराष्ट्रीय पब्लिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। साथ ही आपको याद रखना है WHO का हेडक्वार्टर है जिनेवा में और जिनेवा है स्विट्जरलैंड में। सूरजमुखी के फूलों का सूर्य की दिशा में मुड़ना किस कारण होता है? तो इसका सही आंसर होगा फोटोट्रोपिज्म। यह स्टेट में वृद्धि हार्मोन ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण होता है। ब्लैक फीवर जिसे बोलते हैं कालाजार किसके कारण होता है? एक कोशिकीय परजीवी लिस्मानिया के कारण होता है। साथ ही आपको याद रखना है बालू मक्खियां जैसे फ्लेबोटामस और अर्जेंटाइपस, ये भारत में कालाजार फैलाने वाली रोगवाहक मक्खियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा गया था धातु का कौन सा गुण होता है? तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको बताना था कि धातु का कौन सा गुण होता है। तो इसका सही आंसर होगा धातु विद्युत की चालक होती है। अब अधातु के कुछ गुण देख लेते हैं। अधातु भंगुर होते हैं, अधातु में कोई भी चमक नहीं होती है, अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन आपको याद रखना है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रोफिज्म जिसे बोलते हैं बोनापन किसके कारण होता है? इसका सही आंसर होगा बोनेपन की वजह है पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित ग्रोथ हार्मोन का नहीं बनना। अब जानते हैं कि आनुवांशिक क्या होता है। एक अंडा या शुक्राणु कोशिका में आनुवांशिक परिवर्तन जो गर्भावस्था के शुरुआत में ही होता है उसे बोलते हैं आनुवांशिक। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो आपको बताना है कि वे क्या कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा स्वपोषी। तो आपको याद रखना है जो पौधे प्रकाश संश्लेषण से खुद का भोजन बनाते हैं उन्हें बोलते हैं स्वपोषी। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कुछ तरह के जीव कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे अकार्बनिक तत्वों द्वारा धूप की मदद से अपना खाना बनाते हैं। भोजन पाचन चरणों का सही क्रम कौन सा है? तो आपको पूछा गया है भोजन पाचन चरणों का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले होता है अंतग्रहण, उसके बाद में होता है पाचन, उसके बाद में होता है अवशोषण और उसके बाद में होता है स्वांगीकरण और सबसे बाद में होता है उत्सर्जन। तो यही भोजन पाचन का चरण है। यहाँ पर बात हुई है स्वांगीकरण की, तो आप जानते हैं कि स्वांगीकरण क्या होता है। भोजन के पाचन में उपस्थित पोषक तत्वों के अवशोषण के बाद उन पोषक तत्वों का शरीर की वृद्धि और विकास के लिए उपयोग होने वाली प्रक्रिया को ही बोलते हैं स्वांगीकरण। अब देखते हैं अवशोषण। भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों का पाचन के बाद रक्त में मिलाने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था वनो उन्मूलन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा मानव प्रक्रियाओं के कारण जलवायु में परिवर्तन के फलस्वरूप सूखा, तूफान, वर्षा आने के कारण वनों का उन्मूलन होता है। और भी उसके रीजन वो देख लेते हैं। शहरीकरण और औद्योगिकरण में वृद्धि, पशुपालन और लॉगिंग, चराई में वनों के परिवर्तन, जागरूकता की कमी, खनन संचालन, झूम या स्थानांतरण खेती, ये सभी कारण है वनों उन्मूलन के। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी। तो आपको याद रखना है पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मायोपिया। तो आपको अच्छे से याद रखना है निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया और इसके उपचार में उपयोग किया जाता है अवतल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन में सल्फाइड के अयस्क को किसमें बदला जाता है? तो इसका सही आंसर होगा वायु की अधिकता में सल्फाइड के अयस्क को गलनांक से अधिक ताप पर गर्म करके उनके ऑक्साइड में बदला जाता है। अब देखते हैं कि निस्तापन क्या होता है। निस्तापन में जब किसी सांद्रित अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में इसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर गर्म किया जाता है तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं निस्तापन। निस्तापन विधि द्वारा ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट अयस्कों को धातु अयस्कों में परिवर्तित किया जाता है। किस वैज्ञानिक के सम्मान पर ध्वनि की SI यूनिट का नाम रखा गया है? इसका सही आंसर होगा डेसिबल। आपको पता होगा ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। साथ ही आपको याद रखना है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने आविष्कार किया था टेलीफोन का। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है हर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर करते हैं? इसका सही आंसर होगा हेनरी मोजले की आवर्त सारणी, जिसको दिया गया था 1913 में। साथ ही आपको याद रखना है सबसे पहले 1869 में मेंडेलीव की आवर्त सारणी का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूने के पानी में CO2 मिलाने पर यह दूधिया क्यों हो जाता है? इसका सही आंसर होगा अविलय कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। तो आपको समीकरण दिया गया है CaOH2, यह है चूने का पानी और इसमें मिलाया जाता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसके बाद में बनता है CaCO3, साथ ही इसमें निर्माण होता है H2O। क्वेश्चन है
कौन सी प्रकाशीय घटना में अपरिवर्तन नहीं होता? तो आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको बताना था कि किस में अपरिवर्तन नहीं होता। इसका सही आंसर होगा सूर्य का अस्त होते समय लाल दिखाई देना, इसमें होता है प्रकीर्णन। तो याद रखना है, सूर्य का अस्त होते समय लाल दिखाई देना यह होता है प्रकीर्णन के कारण। मानव शरीर की वृद्धि के लिए किस ग्रंथि का हार्मोन जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। तो याद रखना है, मानव शरीर की वृद्धि के लिए पीयूष ग्रंथि का हार्मोन जिम्मेदार होता है। कौन सा यौगिक 373 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है और उसका उपयोग खिलौने और सजावटी सामान बनाने में किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा जिप्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1808 में पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका सही आंसर होगा जॉन डाल्टन ने। तो आपको याद रखना है, 1808 में पहली बार द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था जॉन डाल्टन ने। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या की है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य यानी तत्व, यौगिक और मिश्रण सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं और उन्हें परमाणु कहते हैं। विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पीएच स्केल। तो आपको याद रखना है, विलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। किसी भी विलियन में हाइड्रोजन आयन होता है H+, जबकि हाइड्रोक्साइड आयन होता है OH-। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? इसका सही आंसर होगा फीमर। तो आपको याद रखना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, जो कि जांघ की हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है कान की, जिसका नाम है स्टेपीज। साथ ही आपको याद रखना है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, पादप कोशिका में कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? यही से आप बोल सकते हो, जंतु कोशिका में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा लवक। तो आपको याद रखना है, लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। साथ ही आपको याद रखना है, कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। आप देखते हैं तारकाई, यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है और कोशिका विभाजन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन 30 का संबंध किस रोग से है? तो इसका सही आंसर होगा कैंसर उपचार से। साइक्लोट्रेन का उपयोग कैंसर के डायग्नोस्टिक और चिकित्सा उपयोग के लिए रेडियो आइसोटोप के उत्पादन के लिए किया जाता है। इन आइसोटोप से विकिरणों का उपयोग कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पशु से संबंधित हार्मोन है? तो आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको बताना था कि पशु से संबंधित हार्मोन कौन सा है। तो आपको सही आंसर करना था इंसुलिन। तो याद रखना है, इंसुलिन पशु से संबंधित हार्मोन है। सबसे कम घनत्व किस वायुमंडलीय परत का होता है? तो इसका सही आंसर होगा वायुमंडल। तो आपको याद रखना है, सबसे कम घनत्व होता है वायुमंडल का। अब देखते हैं, सबसे ज्यादा घनत्व होता है ट्रोपोस्फेयर का, उसके बाद में होता है स्ट्रेटोस्फेयर का, उसके बाद में होता है मेसोस्फेयर का, उससे कम होता है थर्मोस्फेयर का और सबसे कम होता है एक्सोस्फेयर का। यानी सबसे कम घनत्व होता है वायुमंडल का, जबकि सबसे ज्यादा घनत्व होता है क्षौरमंडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस कमरे के तापमान पर ग्रीन येलो कलर की होती है? इसका सही आंसर होगा फ्लोरीन। याद रखना है, कमरे के तापमान पर फ्लोरीन होती है ग्रीन येलो कलर की, जबकि क्लोरीन होती है ग्रीन कलर की, ब्रोमीन होती है लाल कलर की और आयोडीन होती है ब्लैक कलर की। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 22 अप्रैल को। तो याद रखना है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। 2020 में इसकी थीम है क्लाइमेट एक्शन, यानी जलवायु कार्रवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, पादप में कौन सा हार्मोन होता है? तो पादप में होता है साइटोकानिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ये सभी है पादप हार्मोन। अब कुछ हार्मोन और उनके कार्य देखते हैं। सबसे पहले है जिब्रेलिन और इसका कार्य है तने की वृद्धि में यह सहायक होता है। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन, ये होता है कोशिका विभाजन और बीज के अंकुरण में वृद्धि रोधी हार्मोन और ये पौधों की वृद्धि को रोकता है। नेक्स्ट है एथिलीन, ये चौड़ाई में वृद्धि में सहायक है। अब देखते हैं फ्लोरिजेंस, ये संश्लेषण पत्तियों में और फूलों के खिलने में मदद करता है। एंटीबायोटिक से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो आपको एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से आपको बताना था एंटीबायोटिक से संबंधित कौन सा कथन गलत है। तो आपको इसका सही आंसर करना था, एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग 1942 में सेल्समैन वाक्समैन द्वारा किया गया है। अब देखते हैं प्रतिजैविक एंटीबायोटिक, जो जीवाणु को मार डालता है या उसके विकास को रोकता है। एंटीबायोटिक का उपयोग देख लेते हैं। इसका उपयोग कवक और प्रोटोजोआ सहित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाने वाले जीवाणु के कारण हुए संक्रमण के इलाज में किया जाता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा विटामिन के। पर्णहरित में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा मैग्नीशियम। क्लोरोफिल एक हरा पिगमेंट होता है जो पौधों में पाया जाता है। यह सूरज की किरणों को अवशोषित करके पौधों को पोषण देने का कार्य करता होगा। ब्यूटेन गैस, तो याद रखना है लाइटर गैस में होती है ब्यूटेन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग से क्या हानि नहीं होती है? तो एग्जाम में 4 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से आपको बताना था ग्लोबल वार्मिंग में कौन सी हानि नहीं होती। तो इसका सही आंसर होगा वर्षा। तो इसका सही आंसर होगा वर्षा सही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया था, लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है? तो इसका सही आंसर होगा लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम लवणों की कमी होती है। लाल मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है आयरन ऑक्साइड की अधिकता। इस मिट्टी में लोहा, सिलिका, एल्युमिनियम और चूना अधिक होता है। भारत में यह मिट्टी उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण के प्रायद्वीप तक पाई जाती है। आप देखते हैं काली मिट्टी, और इस मिट्टी का काला रंग
टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट और जीवाश्म की उपस्थिति के कारण होता है। भोपाल गैस त्रासदी किस कंपनी में गैस लीक हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा यूनियन कार्बाइड। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, क्योंकि भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 2 और 3 दिसंबर की रात 1984 में। साथ ही आपको याद रखना है इसमें गैस लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। बुट्टा मोनोस्पर्मा किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है? तो इसका सही आंसर होगा पलास। तो याद रखना है पलास पेड़ का वैज्ञानिक नाम है बुट्टा मोनोस्पर्मा। नेक्स्ट है भारी जल जिसको बोलते हैं D2O का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूक्लियर रिएक्टर में। परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में इसका उपयोग मंदक के रूप में किया जाता है। बिल्ली का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा फेलिस्केटस। तो याद रखना है बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है फेलिस्केटस। अब एक क्वेश्चन आपको पूछा गया था NaCl का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड, जिसका साधारण नाम होता है नमक। नमक बोलते हैं NaCl को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ईस्ट। तो आपको याद रखना है ब्रेड को फुलाने के लिए इसमें मिलाया जाता है ईस्ट। नेक्स्ट है दाद किस कारण से होता है? इसका सही आंसर होगा फंगस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबे समय बाद पेपर का रंग ब्राउन हो जाता है, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका सही आंसर होगा फोक्सिंग। तो आपको याद रखना है लंबे समय बाद पेपर का रंग ब्राउन हो जाता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है फोक्सिंग। साथ ही आपको याद रखना है पेपर में होता है लिग्निन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में एक वर्ग या ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर कौन से गुण में परिवर्तन नहीं होता? तो इसका सही आंसर होगा संयोजकता। एल्यूमिनियम की धातु के पृष्ठभाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से एक संरक्षक तत्व निर्मित होती है। तो आपको बताना कि यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर होगा एनोडीकरण। इस प्रक्रिया में विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु के सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को और अधिक मोटा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी मच्छरों की प्रजातियां उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरती है। तो आपको बताना है कि उनका सही क्रम कौन सा है। तो सबसे पहले होगा इग, उसके बाद में होगा लार्वा और उसके बाद में होगा अडल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा का कारण क्या नहीं है? तो आपको 4 ऑप्शन मिले थे, उनमें से आपको बताना था अम्लीय वर्षा का कारण क्या नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा NH3। वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड जिसको बोलते हैं NO2 की उपस्थिति के कारण ही होती है अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन पाचन के बाद किसमें बदल जाता है? तो इसका आंसर होगा एमिनो एसिड। तो याद रखना है प्रोटीन पाचन के बाद बदल जाता है एमिनो एसिड में। नेक्स्ट है ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? तो इसका सही आंसर होगा CFC। इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका द्रव्य कोशिका में कहां पाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कोशिका झिल्ली के अंदर और केंद्रक झिल्ली के बाहर। आपको याद रखना है कोशिका द्रव्य कोशिका झिल्ली के तो अंदर पाया जाता है, जबकि केंद्रक झिल्ली के बाहर पाया जाता है। मानव द्वारा किसका पाचन नहीं होता? तो इसका सही आंसर होगा सेल्यूलोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत्रकृमि या गोलकृमि में कौन सा तंत्र नहीं पाया जाता? तो इसका सही आंसर होगा श्वसन प्रणाली। अब आपको याद रखना है सूत्रकृमि में पाया जाता है पाचन, प्रजनन तंत्रिका और उत्सर्जन प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ड फ्लू वायरस का नाम क्या है? तो बर्ड फ्लू वायरस का नाम है H5N1 और इसे बोलते हैं एन्फ्लुएंजा ए वायरस। फ्लू जो कि 2009 में आया था और इस वायरस का नाम है H1N1 और यह भी एन्फ्लुएंजा वायरस है। एन्फ्लुएंजा ए वायरस का और भी उपनाम है जैसे H1N1, H1N2, H2N1, H3N1, H3N2 एंड H2N3। कार्बन से हीरा बनने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां कौन कौन सी है? तो इसके लिए परिस्थितियां है हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। कार्बन से हीरा बनाने के लिए लगभग 7,25,000 पाउंड प्रति वर्ग इंच के दर से दाब और 2000 या 2200 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान की आवश्यकता होती है। कार्बन के अपरूप कौन कौन से हैं? तो आप सभी को पता होगा कार्बन के अपरूप हीरा, ग्रेफाइट व फुलरेन। जब एक तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है जिसके गुणधर्म एक दूसरे से भिन्न होते हैं तो उस तत्व के इस गुण को बोलते हैं अपरूपता, जबकि विभिन्न रूपों को बोलते हैं अपर रूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधात्विक खनिज अभ्रक के अयस्क कौन से हैं? तो अभ्रक के अयस्क हो जाएंगे पिग्माइट, मास्कोवाइट, बायोटाइट, फ्लोगोबाइट, लेपिडोलाइट और पेरागोन। साथ ही आपको याद रखना है मास्कोबाइट को बोलते हैं श्वेत अभ्रक और इसे बोलते हैं रूबी अभ्रक। एक ऐसा लेंस जो मध्य से तो मोटा होता है जबकि किनारों से पतला होता है वह कौन सा लेंस होता है? तो वो लेंस होता है उत्तल लेंस। साथ ही आपको याद रखना है एक लेंस जो मध्य से तो पतला होता है जबकि किनारों से मोटा होता है उसे बोलते हैं अवतल लेंस। तो आप समझ रहे होंगे ये तो हो जाएगा उत्तल लेंस जबकि ये हो जाएगा अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉस्पिटल के कचरे से निपटने का सबसे सही तरीका कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा भस्मीकरण। नेक्स्ट है चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों पड़ जाती है? तो इसका सही आंसर होगा हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण। तो आपको याद रखना है चांदी वायु में उपस्थित हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करके काली पड़ जाती है। वातावरण में किसके मौजूद होने पर परागगज जवर होता है? तो इसका सही आंसर होगा पराग। नाक की श्लेष्मक कला जब पौधों के पराग के प्रति एलर्जी के कारण प्रभावित होती है जिससे व्यक्ति की नाक में खुजली होती है और आंख से पानी गिरता है और छींकें आती है।
तब यह अवस्था परागत जबर कहलाती है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आयोडीन। तो आपको याद रखना है थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन तत्व आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूट पकड़ने वाली मशीन कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा पॉलीग्राफ। तो याद रखना है जूट पकड़ने वाली मशीन है पॉलीग्राफ। इस मशीन का आविष्कार किया था जॉन अगस्टस लार्सन ने और इसका आविष्कार किया गया था 1921 में। क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द किसने दिया है? इसका सही आंसर होगा अर्नेस्ट हैकेल ने। तो आपको याद रखना है पारिस्थितिकी जिसको बोलते हैं इकोलॉजी, यह शब्द दिया गया था 1866 में और यह दिया गया था जर्मन जूलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकेल द्वारा। ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा विटामिन बी12। तो आपको याद रखना है ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन है विटामिन बी12। क्वेश्चन पूछा गया था पेनिसिलियम एक क्या है? तो पेनिसिलियम एक है कवक। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म हो जाएगा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्वेश्चन है किसी तरल में उपस्थित ठोस कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर होगा अवसादन। तो आपको याद रखना है किसी तल में उपस्थित ठोस कणों का जमीन पर बैठना यह कहलाता है अवसादन। यही बोलते हैं तल छट्टीकरण। जब किसी द्रव में अविल्य ठोस अशुद्धि उपस्थित होती है तो उसे पृथक करने की प्रक्रिया को बोलते हैं निस्पंदन। नेक्स्ट है सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है? तो सोडा वाटर में गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखना है सोडा वाटर में गैस होती है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है अंगुली नुमा प्रवर्धन द्वारा भोजन ग्रहण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा अमीबा। तो याद रखना है अंगुली नुमा प्रवर्धन द्वारा भोजन ग्रहण किया जाता है अमीबा द्वारा। अमीबा में भोजन के अंतर्ग्रहण के लिए मुंह है या कोई निश्चित स्थान नहीं होता है। अमीबा अपने साथ कूट पादों का प्रयोग करके भोजन खाता है। जब भोजन कण अमीबा के नजदीक आता है तो अमीबा उसके चारों ओर कूट पाद नामक अस्थायी अंगुली नुमा प्रवर्धकों को बनाकर इस भोजन कण को खाता है या अंतर्ग्रहण करता है। साथ ही आपको याद रखना है छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना या प्रवर्धन कहलाता है अंकुर, जिसके उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम और लेशमेनिया। अब देखते हैं मुकुलन। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है जैसे हाइड्रा व ईस्ट में। अब देखते हैं भविखंडन। भविखंडन अलैंगिक प्रजनन की एक प्रक्रिया है। इसमें जनक कोशिका नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित होती है। इसका उदाहरण है प्लाज्मोडियम। Thanks for watching.